हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है जीएस एमसीक्यू सीरीज। और इसमें हम लोग 10,000 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके। और ये जो है सीरीज आपके जो भी वनडे एग्जाम है जहाँ पे भी जीएस पूछी जाती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस सीरीज की खास बात ये है कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमने लिया है बायोलॉजी और टॉपिक लिया है सेल का। ओके। इसी तरीके से और भी अन्य सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और तो इस सीरीज को ध्यान से देखें और कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर लें, जो कि जहाँ पे आपको मैं पीडीएफ दे सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डीएनए मेक्स इट सूटेबल, डीएनए फीचर, विच फीचर ऑफ डीएनए मेक्स इट सूटेबल टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए का ऐसा कौन सी विशेषता है जो कि आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, यानी कि बी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो ये फीचर है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डीएनए इंफॉर्मेशन को पास आउट कर सकता है। ओके। और ये डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? तो ये दी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। उसके अलावा डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके अलावा जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए क्या है? डीएनए राइट हैंडेड होता है, ये भी चीज़ याद रखनी है, राइट हैंडेड। ओके। और डीएनए की लेंथ कितनी होती है? लेंथ अगर पूछिए तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके। इसके अलावा इसमें जो है क्या पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजनस बेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। ओके। और पेंटोज शुगर भी पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। और नाइट्रोजन बेस जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं डीएनए के अंदर? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। ओके। जैसे अगर डीएनए की संरचना बनाई जाए तो ये डीएनए है, तो ये 3' से स्टार्ट होगा, 5' तक एक स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड 5' से और 3' तक। तो इस तरीके का ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने हमको दिया। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सेल का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो सेल की स्टडी को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जिसमें एक ऑर्गन ये भी है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये कौन सा है? तो लाइसोसोम। जो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गन है लाइसोसोम, उसको कहते हैं सुसाइडल बैग। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर सेलुलर डाइजेशन। ओके, क्योंकि ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। अगर कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो ये क्या करता है? अपने आप को खुद खुद अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर लेता है। ठीक है, तो कोई भी अगर इन्फेक्शन आएगा तो ये अपने आप को खुद को, इंट्रासेलर मतलब कि खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है उसको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। ओके। और इसमें होता क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, जिसके द्वारा ये करता है एंजाइम। ओके। तो ये क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल का ऑर्गन है। जैसे कि कोई सेल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, तो वैक्यूल, ये सारी चीज़ें, और ये न्यूक्लियस। तो इसमें यही चीज़ें पूछ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। क्योंकि एक सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी वो लेता है। और पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
ठीक, एनर्जी करेंसी। ओके, ये भी चीज याद रखनी है। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है, अगर एटीपी खर्च होता है तो क्या मिलती है, एनर्जी। और ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डीएनए भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी जो है डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी साइट मतलब कि एक सेल जो है सांस कहाँ से लेता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लेता है। उसके अलावा अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और जो राइबोसोम है वो आरएनए के बने होते हैं। गोल्जी गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, जो ये इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल। नेक्स्ट बात करें, प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि जो पादप कोशिका है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज की क्योंकि प्लांट सेल में मतलब पादप कोश का भित्ति पाई जाती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज की। और ये क्या करती है, ये कोई भी प्लांट है, प्लांट को क्या शेप प्रोवाइड करती है, शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ओके, तो कोई भी प्लांट आप लोग अगर छुएंगे तो क्या उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और जो उसको शेप और उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और प्लांट को हम लोग डायरेक्टली, यानी कि प्लांट को हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज की जो आउटर लेयर होती है, और उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता किसको, सेलुलोज को। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास सेलुलेज जो है, सेलुलेज जो है एंजाइम नहीं होता है। ओके, ये चीज़ भी याद रखनी है। और जो एनिमल हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एंजाइम होता है, सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, और इस वजह से वो डायरेक्ट खा लेते हैं, और हम लोग जो प्लांट्स हैं उनको तोड़कर और काट कर उबाल कर इस तरीके से खाते हैं, जिससे कि उसकी प्लांट सेल डैमेज हो जाए। बाकी ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, और ये क्या कहलाता है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, और ये एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। और ग्लूकोज हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज को, फिर आगे इंसुलिन हार्मोन का काम है, और ग्लाइकोजन का काम है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कभी, अगर वो पढ़ेंगे मिक्स ग्लैंड जो हमारी पैनक्रियाज है वो कैसे ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है हम लोग की एनर्जी में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। ओके, तो ये चीज़ देखेंगे। और फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर, और ये क्या है, स्वीटेस्ट शुगर भी है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। और सुक्रोज को क्या कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं, और टेबल शुगर भी कहते हैं। और सुक्रोज का फार्मूला क्या है, C12H22O11। ओके, और ग्लूकोज का तो सब लोग जानते ही हैं, C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी है। तो ये आइसोमर्स में ये हम लोग देखेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं OH और H बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की, इससे ये डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। तो इनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, जैसे कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डेहाइड होता है, एल्डेहाइड होता है, और जो फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बाकी फार्मूला में सेम होंगे, जब इनका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इन पर डिफरेंट होता है। जैसे ग्लूकोज में एल्डेहाइड ग्रुप होता है, और कीटोन में कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में। ओके, उसके अलावा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोर देन 80% ऑफ द सेल कंटेंट इज, तो सेल कंटेंट 80% से ज़्यादा, एक सेल में 80% से ज़्यादा क्या भाग होता है, तो वो वाटर का भाग होता है, और जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो ये भी याद रखना। एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी वाला भाग है, और जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम फॉर द सेल। और न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं डीएनए आरएनए हमारा होता है, और क्रोमोसोम होते हैं। और क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। और हम लोगों की बॉडी की बात करें तो बॉडी में भी 70% से ज़्यादा क्या है, वाटर है। ओके, तो ये भी याद रखना है। और वाटर वाटर हम लोग जानते हैं H2O, और इसमें इसके अगर
वो देखी जाए, इसके जो समस्थानिक आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। ओके, ये भी याद रखना है। और एक जो है DTO होता है, DTO मतलब हैवी वाटर, और हैवी वाटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, मंदक के रूप में। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं किससे बनता है, CHON, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज द एसेंशियल पार्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का काम क्या है, मसल्स को बिल्ड करना। मसल्स बिल्डिंग का काम कौन करता है, प्रोटीन। और प्रोटीन हम लोग जानते हैं, अब मसल बिल्डिंग का काम तो ज़्यादातर वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको क्या नीड रहती है, प्रोटीन की, ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्वाशरकर और मरासमस दो रोग हो जाते हैं। जिसमें क्वाशरकर जो जो रोग है उसमें क्या हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और मरासमस में मसल लूज हो जाते हैं। और प्रोटीन जो है किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। ये भी याद रखना है, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन, ओके। और जो ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो जुड़ते हैं आपस में वो एमाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, CONH बॉन्ड जिसे कहते हैं। उसके अलावा अगर फैट की बात करें तो फैट खाने से हम लोग क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट से 9.4 किलो कैलोरी तक एनर्जी मिलती है, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड। तो जो सर्फ एक लीव है, कोई भी, अगर हम कोई भी पत्ता है, कोई भी लीव्स है, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक। छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी पोर होते हैं। और जिनको क्या कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ओके। और स्टोमेटा जो है ये गार्ड होते हैं बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल के द्वारा ये गार्डेड किए जाते हैं इस तरीके से, ओके। और इनका काम क्या है, स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज करना, ट्रांस ट्रांसपाइरेशन करना, ट्रांसपिरेशन करना। और जिसमें ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। और क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। तो ये स्टोमेटा का काम है। और जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट यानी कि जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, तो उसमें क्या होता है, ये स्टोमेटा जो है संकन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पानी का लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। संकन स्टोमेटा हो जाते हैं और थॉर्न में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, यानी कि कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो और प्लांट जीवित रह सके, ओके। ये चीज़ भी याद रखनी है, ओके। और जो ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स क्या हैं, ट्राइकोम्स क्या करते हैं, एवेपोरेशन को कम करते हैं। ये भी क्या होते हैं, इसके ऊपर जो है क्या करते हैं, एक लेयरिंग का काम करते हैं ट्राइकोम। कोई भी लीव्स है उसके ऊपर लेयरिंग का काम करते हैं, और उसे क्या करते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं, मतलब कि फ्रॉस्टिंग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एवेपोरेशन जो है वो कम हो। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और हाइड्रोथोड्स की बात करें तो हाइड्रोथोड्स क्या होती हैं, जैसे कि कोई पत्ती है, तो इसमें ये जो बिल्कुल किनारी पे क्या होते हैं, ये होते हैं पोर्स, ठीक। क्या किनारे पर पोर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड्स, ठीक है। और ये बिल्कुल कहाँ पे होते हैं, लीफ मार्जिन पे, ये बिल्कुल किनारी पर, लीफ मार्जिन पर होते हैं। मार्जिन पर जो ये छिद्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड्स। और ये क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकालते हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स, ठीक। ड्रॉपलेट जो बाहर निकालते हैं इसको क्या कहते हैं, गटेशन भी कहते हैं। ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है, गटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ट्राइकोम हमने देख लिया, जो इवापोरेशन को कम करते हैं, यानी कि पानी के उत्सर्जन को कम करते हैं, क्योंकि ये लेयरिंग कर देते हैं पत्ते के ऊपर। और हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, ये मार्जिन पर लीफ मार्जिन पर पाए जाते हैं, और ये ड्रॉपलेट निकालते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, गटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा सेल थ्योरी की बात करें, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी, तो ये हम लोग जानते हैं किसने दी है, ये सील्डन है, श्वान ने दी है। तो सेल थ्योरी की बात करिए, सेल थ्री के प्रोपाउंडर कौन है, तो सील्डन है, स्वान। और सेल थ्योरी में इन लोगों ने क्या बताया, तो सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो किससे बना हुआ है, सेल से, ये हम लोग जानते हैं, ये इन्होंने बताया सेल थ्योरी में। दूसरी चीज, एक सेल है, एक सेल है वो दूसरी सेल से अराइज होती है, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से बनती है। ओके। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जो जेनेटिक ट्रांसमिटिंग, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है बाय द सेल्स होती है। चौथी चीज उन्होंने सेल थ्योरी के अंतर्गत बताई कि एक सेल जो है, एक सेल जो है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो अन्य सेल से लेता है, दूसरी सेल से ले जाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर सेल की बात करें तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ओके। और इनकी बुक कौन सी है, एक माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि अगर सेल है कोई तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो उसके अंतर्गत, उसके अंदर क्या होती है प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस की होती है, वहाँ पे ही क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है। अब ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ठीक। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ओके। अब ये ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ये दो पार्ट में हो सकता है। एक तो एरोबिक हो सकता है, एरोबिक, एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और एक ऑक्सीजन की अब्सेंट में, ठीक है, अब्सेंट में। तो जब अगर ग्लूकोज टूटता है बिना ऑक्सीजन में तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, ठीक। जैसा कि हम लोगों को पता है, ठीक है, C2H5OH, यानी कि एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, तो इसमें क्या होता है, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जैसा कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तब होता है। तो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोलिसिस क्रिया में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पाइरूवेट, ठीक, पाइरूवेट, पाइरूवेट। ओके, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और 2 ATP जो है एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। ये एंड प्रोडक्ट बाकी लंबी प्रक्रिया है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस ये पूछा जाएगा इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो पाइरूवेट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन टूट जाता है। एनएरोबिक, जैसे कि जब अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में, तो वो अल्कोहल बन जाता है। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके। और जो ये चीज़ है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है, और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और इसको कहते क्या है, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं। ईएमपी मतलब एमडन और म्योरे पार्सन, ये तीन जो हैं साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को देखा था, एमडन, म्योरे और पार्सन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस को और क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ओके। अब उसके अलावा अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या है, एक सेल का ऑर्गन है। और ये, इसको क्या होता है, इसका काम क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ, स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम क्या है, रफ का काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और स्मूथ का काम क्या है, फैट का फॉर्मेशन करना। ओके। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल है, और इसमें पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही एक सेल को सांस लेता है सेल, तभी उसे रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो है डीएनए भी पाया जाता है। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करी जाए वैक्यूल की, तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या है, ये भी एक्सचेंज में भाग लेता है, गैसियस एक्सचेंज में भाग लेता है, कौन, वैक्यूल। ओके। अब उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं ये है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जिसको क्या कहते हैं, पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनको और भी नाम देते हैं जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब ये क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे छोटी सेल्स है। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये डांस डांस स्ट्रक्चर जैसे करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और ये क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। ओके, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा वायरस की बात करें तो वायरस क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वायरस क्या है, अगर बाहर रहता है किसी भी होस्ट बॉडी की तो वो क्या है, नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, यानी कि नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और जब अगर किसी के अंदर पहुंच जाता है तो वो लिविंग की तरह कार्य करने लगता है। और वायरस जो है, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरस की खोज किसने की थी, आइवेनोव्स्की ने। ओके, बाकी चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए प्लांट सेल ए डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल बाई हैविंग, तो एक जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से कैसे भिन्न है? नाभिक के कारण, सेल मेम्ब्रेन के कारण, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट के कारण, या माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में। न्यूक्लियस भी दोनों पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, जो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल वॉल भी प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एंजाइम आर केमिकली, जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली प्रोटीन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, ये इनका काम है क्या, रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको क्या है, ट्रिगर करना। ये किसका काम होता है, एंजाइम का काम होता है, ठीक। एंजाइम का काम क्या है कि जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको फास्टन करना, एक्साइट करना, और जो रिएक्शन एनर्जी है, जो एक्टिवेटिंग एनर्जी है, एक्टिवेटिंग एनर्जी जो है उसको एनर्जी जो है उसको लोअर करना, ठीक। तो फास्टन करना किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को, और एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। ओके, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन प्रकार के मेनली होते हैं, एक मोनोसेक्राइड, और फिर डाइसेक्राइड से डेक्सेक्राइड तक, फिर पॉलीसेक्राइड। जिसमें डाइसेक्राइड में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सुक्रोज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज। और मोनोसेक्राइड में जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर ग्लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड है। फिर पॉलीसेक्राइड में हम लोग स्टार्च पढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, और इसका एक सर्टेन CnH2O का होल एन, ये फॉर्मूला CnH2O का C2n, ऐसा फॉर्मूला होता है H2O का होल, CnH2O का n, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, तभी इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है। और हम लोगों की डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और ये क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ओके, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ आती है। लिपिड्स क्या है, फैट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आर कॉल्ड, पानी में घुलनशील जो है सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्योंकि फिलिक का मतलब लव, और हाइड्रो मतलब पानी, पानी से लव करने वाला सॉल्यूशन जो है, घुलनशील पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो जल विरोधी, जो पानी में नहीं घुलता, उसे हाइड्रोफोबिक इन नेचर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। और इसका शेप किस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का, एक तरीके से जो है कॉनकेव शेप का हो जाता है। और जल विरोधी जो होते हैं उनका कॉनवेक्स शेप का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। फिर है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से निम्न में से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है? तो प्राकृतिक जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सॉरी,
प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोसेस द न्यूक्लियस नहीं, ये गलत हो गया। सेल्स मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल सेल, तो बी इज द राइट आंसर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है सेल मेम्ब्रेन। बाकी सेल वॉल होती है किसके, प्लांट सेल के पास में ओनली। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और ये राइबोसोम आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही पूछा गया था ना, तो सही हो गया सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एन एनिमल सेल। ओके, फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, तो सबसे छोटी यूनिट जो कि यूनिट ऑफ जो कि क्या करती है, प्लांट जो कि सबसे छोटी यूनिट जो सभी गुण दर्शाने वाला काम करती है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ओके, बाकी जीन की बात करें तो जीन क्या है, जीन वर्ड किसने दिया, जोहानसन ने दिया। ये जीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन। ठीक है, जीन आंसर हो जाएगा इसका। और ये वर्ड किसने दिया, जीन, ये जोहानसन ने दिया। ओके, और जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है, क्योंकि उसी से पूरी सेल को रेगुलेट किया जाता है। ओके, और इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं। और 23 पेयर में 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिससे डिसाइड होता है मेल और फीमेल का। ओके, और इससे फिर जेनेटिक डिजीज भी होती है, जिसमें अगर ऑटोसोम के क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है तो उसे ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे, जेनेटिक डिजीज कहेंगे। और उसका सेक्स क्रोमोसोम में है तो इसमें सेक्स लिंक्ड डिजीज कहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा सेल सेल तो हम जानते हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि एक जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बनी होती है सेल से, मल्टीपल सेल से, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होते हैं वो एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, नहीं, हाँ, क्यूटिकल absent कहाँ पे होते हैं, तो वो केवल रूट में absent होते हैं, बाकी सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर। बाकी फ्रूट की तो बात करें तो फ्रूट क्या है, एक राइपन ओवरी है, ओवरी, राइपन ओवरी। जब हम लोग प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्टाइलस्टोग्मा ओवरी ये फीमेल पार्ट होता है, तो उसमें क्या है, राइपन ओवरी क्या कहलाता है, ये फ्रूट्स कहलाता है। ठीक, स्टेम हम लोग जानते हैं, जो स्टेम है, जो स्टेम होता है, स्टेम क्या होता है, जो तना, तो तने के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, वैक्सी लेयर। ठीक, ऐसी पत्ती के ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल के रूप में। ओके, लेकिन पत्ती के ऊपर भी पाई जाती है, लेकिन रूट्स में नहीं पाई जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन द जेनेटिक आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी अगर जेनेटिकली इंडिविजुअल अनुवांशिक रूप से समान, अनुवांशिक रूप से अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो एज इट इज सिमिलर है दूसरे व्यक्ति से, मतलब कि ये इसका आइडेंटिकल ट्विंस है, तो इससे अगर क्या किया जाएगा, जो है कोई भी प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड, अगर इनके बीच में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है आइसोग्राफ्ट। और ऑटोग्राफ्ट, अगर कोई व्यक्ति है उसने अपने ही किसी पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसप्लांट कराया है, तो उसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। ओके, और एलोग्राफ्ट है कि अगर कोई ह्यूमन है, कोई ह्यूमन, और दूसरा कोई अदर ह्यूमन है, अदर ह्यूमन, उसमें ट्रांसप्लांट कराया गया, तो उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट। और जीनोग्राफ्ट कोई अदर स्पीसीज है, जैसे कि कोई मैन है और यहाँ पे कोई एनिमल है, इसमें किया गया तो उसे जीनोग्राफ्ट। तो ये समझ गए चारों प्रकार के। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसी का आइडेंटिकल ट्विंस है, उसमें अगर किसी चीज का ट्रांसप्लांट कराया गया तो उसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। ओके, अगर एक व्यक्ति के खुद ही अपने ही पार्ट में, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी को चोट लग गई, तो उसका कहीं का जो सिरा है, जो है कहेंगे
कोई भी फ्लैश है दूसरी जगह पे अगर ट्रांसप्लांट कर दिया उसका, उसे भरने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ्ट। और अगर सेमी स्पीसीज में एक ह्यूमन का दूसरे अदर ह्यूमन के साथ में किया तो उसे एलोग्राफ्ट। और जीनोग्राफ्ट मतलब कोई भी अदर स्पीसीज का किसी अदर स्पीसीज से, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी इज नोन एज, तो कोशिकाओं के अध्ययन से, तो कोशिकाओं के अध्ययन से साइटोलॉजी, तो ये कोशिका विज्ञान होता है। हिस्टोलॉजी ये क्या है, ऊतक विज्ञान यानी कि टिश्यू। तो हम लोग जानते हैं कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल, सेल के बाद वो कन्वर्ट टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या, सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू, फिर टिश्यू के बाद एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के बाद वही एक इंडिविजुअल बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं, और सेल्स एक क्या, सर्टेन सेल्स एक कुछ काम करते हैं एक पर्टिकुलर, उनके ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू हैं। फिर टिश्यू जो है मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू एक अंग, जो हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट अंग हैं, चाहे कोई भी देख लें इंटरनल पार्ट में, लिवर, या चाहे कोई भी देख लें, बहुत सारे अंग हैं। फिर बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, तो इस तरीके से ये बनते हैं। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद एक फॉर्मेशन बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म का। और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, और फिजियोलॉजी शरीर का विज्ञान है, तो ए इज द राइट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो ये है, टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। फिर क्या, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाए, तो ये हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल कहते हैं। ये डीएनए का, डीएनए इसमें होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद गोल्जी बॉडी हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल, राइबोसोम आरएनए की बने होते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो कि हमने आगे क्वेश्चन देख रखा है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है और कोई भी इन्फेक्शन को खत्म कर लेता है, तो बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस में कौन भूमिका निभाएगा, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है ही, उसके बाद जो रफ रफ ईआर होते हैं, ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग देख चुके हैं, तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, फॉस्फोलिपिड मतलब कि फॉस्फोरस, और लिपिड मतलब फैट की बनी होती है, तो ए इज दी राइट आंसर। तो ये हमारा हो गया जो है सेट फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पे 10,000 से प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो तो हमें सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।